स्वागत है आपका देवभूमि समाचार में। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बात करेंगे खबरों की। देहरादून में मरणोपरांत तेंजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहस पुरस्कार 2022 से सम्मानित देवभूमि उत्तराखंड की बेटी पर्वतारोही सविता कंसवाल के पिताजी राधेश्याम कंसवाल ने मुख्यमंत्री धामी से आवास में जाकर मुलाकात की। सीएम ने कहा कि उत्तराखंड समर्पण की भूमि है। इस धरा ने सदैव हमें प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व दिए हैं। सविता कंसवाल और उनका पूरा परिवार भी इस गौरवमयी यात्रा के अभिन्न अंग है। तो मुख्यमंत्री आवास में मुलाकात हुई है। सविता के पिता से सीएम धामी ने मुलाकात की है और पर्वतारोही सविता के पिता से बातचीत हुई है। उत्तराखंड समर्पण की भूमि है, ऐसा मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा है। और खबर देहरादून से है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आवास स्थित कैंप कार्यालय से वर्चुअल माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जनपद टिहरी गढ़वाल की महिला लाभार्थियों से संवाद किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने 10 महिला लाभार्थियों से बातचीत कर उनके विचार भी जाने। सभी ने मिली सुविधाओं के लिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आभार जताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारी को लगातार समूहों की मॉनिटरिंग करने, उनके उत्पादन को आगे बढ़ाने के लिए उनसे सुझाव लेकर जरूरी सहायता करने के भी निर्देश दिए। रुक करते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में मां धारी देवी और भगवान श्री नागराजा देव डोली शोभा यात्रा 2024 का शुभारंभ किया। उन्होंने देव डोलियों की विधिवत पूजा अर्चना कर सभी राज्यवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि देव डोलियों की परंपरा देवभूमि उत्तराखंड की संस्कृति का अभिन्न अंग होने के साथ ही हम सभी की अटूट आस्था और विश्वास का प्रतीक भी है। आध्यात्मिक महत्व से परिपूर्ण यह परंपरा हम सभी को ईश्वर से जोड़ने का अलौकिक एक माध्यम है। इस अवसर पर उपाध्यक्ष उत्तराखंड संस्कृति साहित्य और कला परिषद मधु भट्ट भी उपस्थित थी। आचार्य मधुसूदन जुयाल, राजदीप भट्ट और मनोज धसमान आदि ने मुख्यमंत्री को देव डोली की शोभा यात्रा के भ्रमण कार्यक्रम की जानकारी भी दी। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को, विशेषकर पंजाबी समुदाय को लोहड़ी त्योहार की बधाई दी। लोहड़ी की एक दिन शाम पर जारी अपने संदेश में मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारे त्योहार हम सभी के जीवन में नई ऊर्जा का संचार करते हैं। सभी त्योहारों को आपसी सद्भाव से मनाने की हमारी परंपरा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आपसी भाईचारे और सद्भाव का यह त्योहार हम सभी के जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लेकर आए। और देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। उत्तराखंड शासन का बड़ा आदेश जारी। 22 जनवरी को प्रदेश में रहेगा ड्राई डे। शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश दिए गए हैं। 22 जनवरी को सभी शराब की दुकानें रहेंगी बंद। 22 जनवरी को होगी श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा। तो उत्तराखंड शासन की ओर से बड़ा आदेश जारी किया गया है और इस दौरान ड्राई डे घोषित करने के लिए कहा गया है। 22 जनवरी को प्रदेश भर में ड्राई डे घोषित किया गया है और शासन प्रशासन की ओर से यह आदेश जारी किया गया है। सरकार ने बड़ा ऐलान किया है जब शराब की दुकानें बंद रखने के आदेश जो है वो दिए गए हैं। 22 जनवरी को प्रदेश में शराब की दुकानें बंद रहेंगी। तो देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। शासन का बड़ा आदेश जारी किया गया है और अब 22 जनवरी को प्रदेश भर में ड्राई डे रहेगा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ देहरादून से अभय कैंतुरा हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। अब है 22 जनवरी को प्रदेश भर में ड्राई डे रहेगा, क्या जानकारी है? दीपिका, आपको बता दें कि 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम है। ऐसे में उत्तराखंड में भी अभी से ही भक्तिमय माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। जिस प्रकार से राम के प्रति अनूठी श्रद्धा इस समय देखने को मिल रही है, तो उसी को देखते हुए यह बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया गया है। पूरे प्रदेश में 22 जनवरी को जितनी भी मदिरा की दुकानें होंगी, जो रेस्टोरेंट होंगे या बार होंगे, वो सभी एक दिन के लिए यहाँ पर बंद रहेंगे। आदेश बाकायदा ये कह सकते हैं कि सचिव हरीश चंद्र सेमवाल की तरफ से यहाँ पर जारी कर दिया गया। आबकारी आयुक्त भी वही हैं और उनकी तरफ से आदेश जारी कर दिया गया कि 22 जनवरी को पूरे समूचे उत्तराखंड में किसी भी प्रकार से कोई भी मदिरा की जो दुकान होगी या रेस्टोरेंट या बार होंगे,
वो यहाँ पर ओपन नहीं रहेंगे। और ये कहा गया है कि इसका लिए यानी इस दिन का जो टैक्स उन सभी दुकानों को यहाँ पर देना पड़ता था, उस टैक्स को किसी और अन्य दिन में उस दुकान को खोलने पर यहाँ पर लिया जाएगा, यानी उस दिन का जो टैक्स होगा उसे भी सरकार की तरफ से माफ़ करने का काम यहाँ पर किया गया है। और यह समझा जा सकता है कि जो माहौल उस दिन रहेगा, जो भक्तिमय माहौल बनेगा, उस माहौल से पूरे देश की जो अखंडता एकता उसको बनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। लोगों से आग्रह यहाँ पर किया जा रहा है कि सरकार के इस आदेश का वो समर्थन यहाँ पर करें और जो योजना सरकार की तरफ से बनाई गई है उसको यहाँ पर अपना समर्थन दें और उसके साथ चलने का काम यहाँ पर करें। क्योंकि इस समय कह सकते हैं कि जिस प्रकार से पूरे देश में श्री राम को लेकर एक माहौल बना हुआ है, सभी लोग एक सूत्र में पिरोए हुए नजर आ रहे हैं। राज्य सरकार की तरफ से कोशिश यही की जा रही है कि जो लोग यहाँ पर है वो लोग यहाँ से भी अपने विभिन्न जो सांस्कृतिक कार्यक्रम हैं या जो धार्मिक कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है, उस दिन वो उन कार्यक्रमों में शिरकत करें, अनुष्ठान यहाँ पर करें और राम के प्रति अपनी जो श्रद्धा है उस श्रद्धा को प्रकट करने का वो काम करें। और यही वजह है कि शासन की तरफ से बड़ा निर्णय यहाँ लिया गया और 22 जनवरी को पूरे प्रदेश में ड्राई डे घोषित कर दिया गया। जी, शराब की दुकानें बंद रहेंगी और इसको लेकर प्रशासन किस तरीके से इसकी निगरानी करेगी? कल आदेश जारी हो चुके हैं, सभी जिलाधिकारियों को आदेश प्राप्त हो चुके हैं और ये समझा जा सकता है कि अगर इस दिन किसी भी प्रकार से कोई भी इस नियमों का उल्लंघन यहाँ पर करता है, कोई भी मदिरा की दुकान यहाँ पर खुलती है या जो रेस्टोरेंट या बार वहाँ पर मदिरा का सेवन करने का काम वहाँ पर दिया जाता है, उसको परोसने का काम वहाँ पर होता है, तो फिर ये समझा जाएगा कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो विधि सम्मत जो कार्रवाई होगी वो करने का काम वहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि किसी भी प्रकार से सरकार इस समय नहीं चाहती है कि जो इस समय मान्यता बनी हुई है, जो धर्म के लोग इस समय आस्था जो बनी हुई है उसके साथ कोई भी खिलवाड़ यहाँ पर हो। और यही वजह है कि पूरी निगरानी यहाँ पर रहेगी, चाहे पुलिस विभाग का हो या जिला प्रशासन की निगरानी हो, उन सभी की निगरानी में काम यहाँ पर होगा। जी, 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम होना है। पूरा देश जो है इस वक्त राममय हो चुका है, तो अगर उत्तराखंड की बात करें वहाँ कैसा माहौल है? उत्तराखंड में अभी से ही चाहे बीजेपी संगठन की तरफ से हो या फिर सरकार की तरफ से हो, एक माहौल का बनाने का काम यहाँ पर हो रहा है। देशभक्ति के जो नाम पर जो यहाँ पर काम हो रहा है उसमें सभी लोग सरोवर होते हुए नजर आ रहे हैं। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक संस्कृति विभाग की तरफ से हर जनपद में विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन यहाँ पर किया जा रहा है। सांस्कृतिक उत्सव उसको मनाने की तैयारी यहाँ पर की जा रही है। उसके लिए बाकायदा सभी जिला अधिकारियों को निर्देशित यहाँ पर किया जा चुका है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी स्वयं इसकी समीक्षा यहाँ पर कर चुके हैं। बीजेपी संगठन भी हर मंदिरों में यहाँ पर पाठ, रामायण पाठ का आयोजन करने जा रही है। सभी लोगों को, आम जनता से उन कार्यक्रमों में सम्मिलित होने का आह्वान यहाँ पर किया जा रहा है ताकि किसी भी प्रकार से राम की भक्ति में कोई कमी यहाँ पर देखने को ना मिले। जो सनातन धर्म के प्रति ये कह सकते हैं कि जो इतना लंबे समय से जो मांग चली आ रही थी वो अब जाकर यहाँ पर पूरी हुई है, तो सभी लोग उस भक्तिमय माहौल में डूबने के लिए सभी लोगों से आग्रह किया जा रहा है। तो ये कह सकते हैं कि संगठन स्तर पर भी और सरकार के स्तर पर भी विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन पूरे प्रदेश में होगा। 14 जनवरी से लेकर 22 जनवरी तक सांस्कृतिक उत्सव के रूप में इसे मनाने का काम यहाँ पर किया जाएगा। जी, अभय बने रहिए हमारे साथ, अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। और डोईवाला से खबर सामने आ रही है। भयंकर कोहरे के साथ हुई दिन की शुरुआत। मौसम विभाग ने बारिश की जताई संभावना। हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। शीतलहर के चलते बड़ी परेशानियां। कोहरे के कारण शून्य हुई विजिबिलिटी। तो भयंकर कोहरे के साथ जो है दिन की शुरुआत हुई है और मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है। मौसम विभाग ने अब इसको लेकर अलर्ट जारी कर दिया है। डोईवाला से खबर साझा कर रहे हैं आपके साथ। भयंकर कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई है और एक बार फिर से हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए जो है ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की ओर से जारी कर दिया गया है। साथ ही बारिश की जताई संभावना मौसम विभाग ने। भयंकर कोहरे के साथ दिन की शुरुआत हुई है, तो एक बार फिर से ठंड का प्रकोप जो है बढ़ता जा रहा है और उधम सिंह नगर में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। साथ ही हरिद्वार में भी इसको लेकर अलर्ट जारी किया गया है। तो मौसम विभाग ने बारिश की संभावना जताई है और एक बार फिर से ठंड और कोहरे का प्रकोप जो है वो देखने को मिल रहा है।
और अभय लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अभय, क्या कुछ हालात है अभी, क्या कुछ मौसम विभाग की ओर से जारी किए गए अलर्ट? देखिए, उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने अगले 4 दिन तक इसी प्रकार से शीतलहर चलने की संभावना यहां पर जताई है। चाहे पहाड़ी क्षेत्र हो या मैदानी क्षेत्र हो, दोनों ही जगह ठंड अपना सितम ढाती हुई यहां पर नजर आ रही है। मैदानी क्षेत्रों में खासतौर पर जो घना कोहरा है, उसके चलते ये जो परेशानियां वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रही है। घने कोहरे के चलते जो फ्लाइट है, उस फ्लाइट में कम से कम 4 से 5 घंटे की देरी यहाँ पर हो रही है। कई ट्रेन अभी भी यहाँ पर घने कोहरे के चलते और देरी से यहाँ पर चलने पहुँचने का काम यहाँ पर हो रहा है। कई गाड़ियों को यातायात पर यहाँ पर प्रभावित करता हुआ घना कोहरा नजर आ रहा है। सबसे बड़ी बात है कि इस घने कोहरे को लेकर देहरादून में येलो अलर्ट और हरिद्वार और उधम सिंह नगर के लिए घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी कर दिया गया है। यानी अगले 4 से 5 दिन तक इसी प्रकार से पहाड़ों में, पाला और मैदानी क्षेत्रों में घना कोहरा जनता को परेशानी में डालता हुआ नजर आएगा। जो तापमान है पूरे प्रदेश का, उस तापमान में भी यहाँ पर गिरावट नजर आ रही है। मौसम विभाग ने ये साफ तौर पर कहा है कि जो बीते जो 24 घंटे हैं वो इस सीजन के सबसे ठंडे दिन यहाँ पर कहे जा सकते हैं, क्योंकि उन दिनों पर जो तापमान है वो इस समय यहाँ पर गिरावट नजर आ रहा है। 6 से 7 डिग्री तापमान में गिरावट यहाँ पर नजर आ रही है। देहरादून में ही तापमान इस समय 6 डिग्री का लगभग यहाँ पर तापमान बताया जा रहा है, और जो औसतन सीधे तौर पे कह सकते हैं कि 7 डिग्री सामान्य से नीचे कहा जा सकता है। और ये वो वजह है कि जो लगातार जो ठंड है, ठिठुरन है, वो यहाँ पर बढ़ रही है। जनता से एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है, ताकि इस ठंड के मौसम में वो किसी भी परेशानी का सामना यहाँ पर न करे। और इसके अलावा मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए भी इसी प्रकार से शीतलहर का अलर्ट यहाँ पर जारी करा है। तो मैदानी क्षेत्रों में खासी सावधानी बरतने के लिए कहा जा रहा है। पहाड़ी क्षेत्रों में किसानों के लिए ये मौसम इसलिए भी परेशानी का सबब बना हुआ है, क्योंकि पाले के चलते जो फसलें हैं, वो फसलें उनके यहाँ पर नुकसान में जा रही है। पाले के चलते फसलें यहाँ पर गल रही है, और जो उनकी परेशानी है वो किसानों की, वो लगातार बढ़ने का काम यहाँ पर कर रही है। तो ऐसे में समझा जा सकता है कि अगले 1 सप्ताह तक किसी भी प्रकार से उत्तराखंड में ना तो बारिश की कोई संभावना यहाँ पर दिख रही है, ना ही बर्फबारी के कोई आसार नजर आ रहे हैं। और यही वजह है कि मौसम विभाग ने अगले 4 दिनों के लिए इसी प्रकार से शीतलहर का अलर्ट जारी किया है और जनता से ज़्यादा सावधानी बरतने के लिए कहा है। जी, हरिद्वार से हमारे साथ विकास चौहान भी है जुड़े हुए। तो विकास, हरिद्वार की अगर बात करें तो वहाँ क्या माहौल है, क्या हालात है, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। ये बिल्कुल मौसम विभाग के द्वारा जो येलो अलर्ट जारी किया है, बिल्कुल उसी के मुताबिक यहाँ पर कह सकते हैं कि मौसम यहाँ पर है। पिछले 4-5 दिनों से सूरज बिल्कुल यहाँ पर नहीं निकला है। पूरे दिन यहाँ पर कोहरे की जो परत है वो यहाँ पर पूरे हरिद्वार में यहाँ पर है, और कड़ाके की ठंडा। अगर हम कल की बात करें, कल एक ऐसा दिन था जो अब तक इस साल का सबसे ठंडा दिन यहाँ पर माना जा रहा है। तो कह सकते हैं कि पूरे शीतलहर लगातार यहाँ पर बनी हुई है, और आज थोड़ा राहत यहाँ पर सूरज देवता ने थोड़ी देर पहले यहाँ पर जरूर दिखाई थी कि वो निकल के आए थे, लेकिन फिर से वही स्थिति यहाँ पर हरिद्वार में है जो पिछले 4 दिनों से हो रही है। सर्द हवाएं यहाँ पर फिलहाल चल रही हैं, और वही कोहरे की जो स्थिति, जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, जो कोहरा है मैदानी क्षेत्र में वो लगातार यहाँ पे बना हुआ है, जिसके कारण हाईवे पर जो इस समय भी लोग करीबन 12 बजने को हैं, और इस समय भी लोग हेडलाइट जलाकर ही अपने वाहन यहाँ पर चला रहे हैं। जी, अभय, अगर हम रेल सेवाओं की बात करें तो कोहरा काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया और इससे रेल सेवाएं भी प्रभावित हो रही। लोगों के जीवन पर इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, उत्तराखंड में ये कह सकते हैं कि घने कोहरे के चलते जो आवागमन या यातायात के जो साधन है वो खासे प्रभावित होते हुए नजर आ रहे हैं। फ्लाइट यहाँ पर कह सकते हैं कि जौलीग्रांट जो एयरपोर्ट है, वहाँ पर फ्लाइट इस समय 4 से 5 घंटे की देरी से यहाँ पर पहुँच रही है। कल एक फ्लाइट घने कोहरे के चलते कह सकते हैं कि उसको यहाँ पर रद्द करना पड़ा था। उसके चलते यात्रियों को भी काफ़ी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ा था। जो अन्य जो दूसरी फ्लाइटें यहाँ पर पहुँची है, वो भी 4 से 5 घंटे की देरी से यहाँ पर पहुँच रही है। रेलवे स्टेशन पर भी ये कह सकते हैं कि जो ट्रेनों का जो समय है वो काफ़ी विलम्ब होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और इसके अलावा जो बसें हैं, वो बसें भी इस समय कह सकते हैं घने कोहरे के चलते काफ़ी खासी प्रभावित नज़र आ रही है। जनता को सबसे ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। मैं इस समय ये कह सकता हूँ कि देहरादून का जो सबसे पॉश इलाका है, देहरादून का जो दिल कहा जाता है घंटाघर, वहाँ पर मौजूद हूँ। और मेरे पीछे की आप तस्वीर देख सकते हैं कि घंटाघर का जो चौक है, मुख्य चौराहा है राजधानी देहरादून का, वहाँ पर अभी भी घने कोहरे के चलते जो विजिबिलिटी है वो काफ़ी कम यहाँ पर नज़र आ रही है। ये कह सकते हैं कि पिछले दिनों की तुलना में मौसम का जो सितम है वो इस समय ज़्यादा यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और
जहां पर कभी धूप यहां पर खिला करती थी, वहां पर घने कोहरे के चलते जो दृश्यता है वो काफ़ी कम यहां पर नज़र आ रही है। जनता इस समय काफ़ी परेशान यहाँ पर नज़र आ रही है और अभी भी ये कह सकते हैं कि ये जो परेशानियाँ हैं जनता की, आने वाले दिनों में और बढ़ने वाली यहाँ पर नज़र आ रही है, क्योंकि मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि अगले 4 से 5 दिन जो होंगे वो शीतलहर के प्रकोप वाले यहाँ पर होंगे और ऐसे में जनता को और परेशानियों का सामना यहाँ पर करना पड़ सकता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जो एहतियात है उन एहतियातों का यहाँ पर पालन करना होगा। गर्म कपड़े या फिर दूसरे जो सुविधाएं उनको यहाँ पर बरतनी होंगी ताकि वो किसी भी प्रकार से परेशान नहीं बचे रहे। लेकिन आवागमन के साधनों में ये कह सकता है कि घना जो कोहरा है उसके चलते जो यातायात की जो व्यवस्था है वो इस समय पटरी से उतरी हुई नजर आ रही है। जी विकास, अगर हम प्रदेश की बात करें तो लगातार जो है तापमान गिरता जा रहा है, बर्फबारी भी उत्तराखंड में लगातार देखने को मिलती है और अभी जो ठंड बढ़ी है तो ऐसे में बुजुर्ग और बच्चों को कितना इसका सामना करने में कितनी मुश्किल हो रही है? जी बिल्कुल, जिस तरह से उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में जिस तरह बर्फबारी है और उसके बाद जिस तरह से शीतलहर जो लगातार मैदानी क्षेत्रों में लगातार यहाँ हरिद्वार, उधम सिंह नगर में जिस तरह से मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है, उसके चलते यहाँ पर शीतलहर लगातार यहाँ पर बनी हुई है, जिसमें खासकर जिस तरह से आपने बात करी बुजुर्गों और बच्चों को इसमें जिस तरह से अगर हम डॉक्टरों की बात करें उनका स्वास्थ्य विभाग की ने जो गाइडलाइन जारी भी की है उसमें अनुसार बुजुर्गों और बच्चों को विशेष यहाँ पर अपना ख्याल रखने की आवश्यकता है, क्योंकि सर्द मौसम है और ऐसे में गर्म कपड़े पहनकर ही बाहर निकलें। और जिस तरह से जिला प्रशासन की तरफ से स्कूलों की फिलहाल छुट्टियां कर दी गई हैं, उसके चलते भी बच्चों को भी घरों में रहने की हिदायत यहाँ पर दी गई है। अगर हम बात करें पूरे उत्तराखंड की तो अमूमन यही पूरे प्रदेश में हाल है कि सर्द हवाएं लगातार चल रही हैं, पहाड़ी क्षेत्रों में और ज्यादा ठंड है और मैदानी क्षेत्रों में कोहरे ने अपनी जो यहाँ पर चादर बिछाई हुई है, उसके चलते आम जीवन जो है यहाँ पर व्यस्त है। और क्योंकि जिस तरह से सड़कों को भी हाल इस समय बिल्कुल खाली सड़कें यहाँ पर है, हालांकि अगर हम विशेष तौर पर हरिद्वार धमनगर की बात करें तो जिस तरह से पिछले दिनों जो घाट हैं वो बिल्कुल यहाँ पर सुनसान दिखाई दे रहे थे, लेकिन जिस तरह से आज लोहड़ी है और कल मकर संक्रांति का एक बड़ा स्नान है, जिसके चलते उम्मीद जताई जा रही है कि जो भीड़ है वो यहाँ पर जरूर आएगी। हालांकि सर्द मौसम में वो कितनी संख्या में लोग यहाँ पर पहुंचते हैं ये देखने वाला बात रहेगी, लेकिन फिर भी साल का जो पहला स्नान यहाँ पर रहेगा उसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के हरिद्वार में पहुंचने की उम्मीद यहाँ पर जिला प्रशासन जता रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए। तो भयंकर ठंड के साथ एक बार फिर से दिन की शुरुआत हुई और कोहरे से उत्तराखंड में भी काफी ज्यादा परेशानी देखने को मिल रही है। तो शीतलहर के चलते एक बार फिर से प्रदेश में परेशानियां बढ़ गई है और विजिबिलिटी की बात कर ले तो ये भी शून्य हो चुकी है। और खबर चमोली से है, जहां जिला पंचायत अध्यक्ष रजनी भंडारी को पद से हटाए जाने के बाद प्रदेश में सियासत तेज हो गई है, जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट पर कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं। विपक्ष के आरोपों पर जवाब देते हुए कोर्ट के आदेश पर यह कार्रवाई हुई है, जिसमें कमिश्नरी रिपोर्ट के बाद पुष्टि हो चुकी है कि नंदा राजजात यात्रा में निर्माण कार्यों के लिए जो टेंडरिंग प्रक्रिया अपनाई गई है वह सही नहीं थी। इसलिए इस भ्रष्टाचार को देखते हुए शासन की ओर से उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई। तो रजनी भंडारी की बर्खास्तगी पर एक बार फिर से सियासत देखने को मिल रही है और कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई हुई। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने कांग्रेस पर आरोप लगाए हैं। और हरिद्वार में दक्षिण कली पीठ मंदिर में इन दोनों विदेशियों का जमावड़ा लगा हुआ है। विदेशी साधक निरंजनी अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेने पहुंचे। अमेरिका, रूस, जर्मनी, कनाडा जैसे देशों से 90 साधकों का दल हरिद्वार में यज्ञ अनुष्ठान में शामिल होकर हिंदू संस्कृति से जुड़ा रहा। जहां मकर संक्रांति को भी ये सभी साधक कैलाशानंद गिरी से दीक्षा लेंगे। स्वामी कैलाशानंद गिरी ने बताया कि विदेशी अनुयायी हिंदू पूजा पद्धति से प्रभावित होकर काली मंदिर पीठ से जुड़ रहे हैं। हर साल दर्शन विदेशियों की ये संख्या बढ़ती जा रही है। अमेरिका से 90 नागरिकों का दल हरिद्वार के दक्षिण काली मंदिर पहुंचा, जहां उन्होंने निरंजनी अखाड़े के
आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाशानंद गिरी का आशीर्वाद लिया और यज्ञ में सम्मिलित हुए। वर्ष बहुत भारी संख्या में और अमेरिका, टोरंटो, न्यूयॉर्क, न्यू जर्सी, अमेरिका के आसपास के ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, ऐसे जो बड़े अनुयायी हैं, बड़े उच्च कोटि के लोग हैं वहाँ, बड़े अच्छे परिवार के लोग हैं वहाँ, वो सभी यहाँ आते हैं। आज लगभग 90 लोग आए। हमने 90 लोगों को यज्ञ कराया। इनको हमने सबसे पहले सुबह आध्यात्मिक दीक्षा दी, उसके बाद इनका अभी यज्ञ हुआ। यज्ञ के बाद इनको हमने प्रसाद दिया। आज राम लला हमारे निर्विघ्न स्थापित हों, राम मंदिर निर्माण में कोई बाधा न आए। प्रधानमंत्री जी का जो 11 दिन का एक अनुष्ठान चल रहा है, उसको लेकर के भी हमने यज्ञ किया। अभी हमारा बहुत करीबन 1.5 पौने 2 घंटे का यज्ञ हुआ और उस यज्ञ में सैकड़ों विदेशियों ने आकर के कैलाशानंद गिरी के अनुयायी हैं और हम लोग यहाँ मेडिटेशन सीख के आए हैं। यहाँ हमारी आज दीक्षा सेरेमनी 2 दिन पहले थी। आज हम यज्ञ करने आए थे। हम सनातन में बहुत रुचि रखते हैं और दुनिया भर से यहाँ लोग आए हैं, ऑस्ट्रेलिया, यूके, यूएस, और ये सब वैदिक मेडिटेशन सीखते हैं और यहाँ पे गुरुजी से और सीखने आए हैं। और आज यज्ञ था। ये हम लोगों के लिए बहुत ऑनर की बात है, बहुत इज़्ज़त की बात है कि हमें इसमें बैठने का मौका मिला। और खबर हरिद्वार से है, जहां आज अयोध्या के साथ साथ पूरे देश में राम मंदिर को लेकर उत्साह का माहौल है। राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़े संतों में एक बड़ा नाम युग पुरुष परमानंद जी महाराज का भी है। उन्होंने राम मंदिर के आंदोलन में अपने जीवन के 3 दशक स्वाहा कर दिए। कई बार जेल गए और सरकारों को प्रताड़ना भी उन्होंने झेली। योगी आदित्यनाथ के गुरु महंत वैद्यनाथ के साथ आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने वाले युग पुरुष परमानंद जी से उस समय किस तरह से आंदोलन को लेकर रणनीति बनती थी और क्या कुछ आंदोलनकारियों में के मन में चल रहा होता था, इसी पर स्वामी परमानंद गिरी ने हमारे चैनल पर खुलकर बातचीत की। देखिए उनका खास इंटरव्यू। कभी कभी पुलिस ज्यादा आती थी तो ये नहीं लगता था कि सुरक्षा में आई है कि गिरफ्तार करने आई है। बहुत जगह सभाओं में जाते प्रतिबंध लग जाता था कि वहाँ सभा नहीं होगी, तो छिप के वेश बदल के जाते। वो ढांचा गिरने के बाद लगा था कि बनेगा, लेकिन हमें कानूनी बातें मालूम नहीं। फिर ये हुआ कांग्रेस ने इस जगह को अधिग्रहण कर लिया है, वो कैसे वापस हो। और अभी बाकी के लिए भी तो ऐसे ही चलती रहती है कि वो एक कानून बना दिया था कांग्रेस ने, क्योंकि वो कभी भी हमारे पक्ष में नहीं सोचा। उन्होंने तो नियम वो बना दिया प्रस्ताव कि 1947 में जिस स्थिति में धर्म स्थान थे उसी में रहेंगे, माने उनके हिसाब से बाकी स्थान हम नहीं ले सकते। और फिलहाल के लिए देवभूमि समाचार में बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।